हेलो स्टूडेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज इतने विशाल बरगद के पेड़ में कैसे बदल जाता है, या फिर एक नन्हा बच्चा एक 6 फुट का इंसान कैसे बन जाता है? इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य किसी गैलेक्सी में नहीं, बल्कि आपके शरीर के अंदर छिपे उन अरबों नन्हे सुपर कंप्यूटर्स में है, जिन्हें हम सेल यानी कोशिका कहते हैं। आज की इस क्लास में हम आपके शरीर के उस प्राइवेट लेबोरेटरी के अंदर झांकेंगे जहां आपकी लाइफ की कोडिंग लिखी गई है। तो तैयार हो जाइए उस यात्रा के लिए, जहां हम खुद को और करीब से जानेंगे। तो आइए हम चलते हैं जीवन की उस यूनिट को डिकोड करने, जिसका जिसका नाम है सेल, या हिंदी में कहते हैं इसको कोशिका। तो कोशिका का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम इसमें पढ़ेंगे। ये कोशिका का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये वाला। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोशिका की खोज। ये कोशिका का स्ट्रक्चर थोड़ा इसे जूम करके देखेंगे। ये है कोशिका की खोज। पहले कोशिका का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कोशिका की खोज किसने की थी, उससे जुड़े सिद्धांतों के बारे में कि उनका विकास कैसे हुआ, कितने दशकों में हुआ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक कौन थे? जिन्होंने 1665 में इन्होंने स्वयं के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से काग यानी कॉर्क के, एक पेड़ का जो छाल होती है उसको कहते हैं कॉर्क, कॉर्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोष्ठक नुमा यानी ब्लॉक जैसी कुछ संरचनाएं देखी। उन्हें क्या कहते हैं हम? सेल नाम दिया। उन्होंने उन्हें क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। लेकिन वो कैसी थी? सारी डेड सेल्स थी, मृत कोशिकाएं। अब दूसरे आए, इन्होंने सेल की खोज की। कब की थी? 1665 में। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले कहाँ की थी? कॉर्क में। और नाम क्या दिया? वो डेड सेल थी, उन्हें क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। वो कैसी थी वो संरचना में? कोष्टक नुमा, ब्लॉक नुमा। अब सेकंड हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 में इन्होंने पहली बार जीवित कोशिका जैसे जीवाणु है या बैक्टीरिया या प्रोटोजुआ को देखा। सबसे पहले सेल को इन्होंने इसी में देखा था, जीवाणु बैक्टीरिया में और प्रोटोजुआ में, जीवित कोशिका में देखा था। किन्होंने देखा था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब देखा था? 1674 में। अब थर्ड है हमारे रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने 1831 में यानी 1831 में इन्होंने कोशिका के अंदर एक किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियर होता है, उसकी खोज की किन्होंने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट हमारा सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत। अब है कोशिका के सिद्धांत में हम क्या पढ़ेंगे कि कोशिका के सिद्धांत में क्या है कि 1838 से लेकर 39 में एमजे स्लाइडेन और सियोडोर स्वान ने इसे प्रस्तुत किया था। किसे प्रस्तुत किया था? 1838 से 39 में एमजे स्लाइडेन और सियोडोर स्वान ने इसको प्रस्तुत किया था। इसके मुख्य बिंदु हैं। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? सबके सभी शरीरों का, सभी सजीवों का शरीर एक या अधिक किससे बना होता है? कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका जीवन की सबसे क्या ऐसी होती है? एक संरचनात्मक उसकी मतलब स्ट्रक्चर और इसकी फंक्शनल इकाई होती है, यूनिट होती है। कोशिका जीवन की क्या होती है? हमारे जो कार्य करने की संरचनात्मक, जिससे हमारा स्ट्रक्चर बना है हमारी बॉडी का, और हमारी कार्यात्मक इकाई मतलब कि हमारा जिससे हम कार्य करते हैं, जिससे हमारे बॉडी की संरचना का निर्माण होता है और जिससे हम कार्य करते हैं, तो ये हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई होती है। रुडोल्फ ब्रिचो ने 1855 में इसे जोड़ा कि सभी जो नई कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाएं जैसे कि प्री एक्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले जो कोशिकाएं होती हैं उनसे ही नई न्यू कोशिकाएं ग्रो करती हैं, उनसे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। उन्होंने ये बताया था। किसने बताया था? रुडोल्फ ब्रिचो ने 1855 में। क्या बताया था? कि जो हमारी जो प्री एक्सिस्टेंट मतलब जो पहले जो कोशिकाएं होती हैं उनसे ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब है हमारी क्या कहते हैं कोशिकाएं। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा सेल के बारे में देखेंगे। जो सेल होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसमें क्या है सेल के बारे में। ये जो सेल की स्ट्रक्चर थोड़ी सी इस टाइप की होती है। कैसी होती है? थोड़ी सी इस टाइप की होती है। तो इसमें जैसे हम क्या पढ़ेंगे, जैसे क्या है ये कि ये इसमें क्या है, ये क्या होता है इसमें, जैसे न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं इसको? ये न्यूक्लियस है। और इसमें अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये न्यूक्लियोलस, इसको अंदर न्यूक्लियस, और ये इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। और इसके अंदर ये क्या होता है? जैसे कि ये क्या है? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मतलब इस सेल की शेप इस तरह की होती है। ये जो हमारी सामने दिख रही है सेल इस टाइप की होती है। और उसके अंदर जो मतलब उसके अंदर मतलब जो भी एलिमेंट होते हैं उसके अंदर, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। एक तो क्या होता है, एक अंदर होता है उसका न्यूक्लियस होता है, और दूसरा क्या होता है उसके अंदर, ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और तीसरा है हमारा इसमें बाहर क्या, ये संरचना जो ऐसी दिख रही है ये क्या है? इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कैसी होती है? दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है। इसमें पहले इसमें जो ये आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे ये जो रफ स्ट्रक्चर होती है, मतलब इसके ऊपर कुछ संरचनाएं होती हैं, कुछ बॉल जैसी, छोटी छोटी गोली जैसी,
और तो ऐसी जो इस तरह की जो क्या कहते हैं सेल मतलब जो स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं रफ एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो इस तरह की जो आप यहाँ पे देख रहे हो साइड में, ये वाली, ये इसमें क्या है, यहाँ पे कैसी है ये बिल्कुल एकदम स्मूथ है। तो इसको किस तरह इसे क्या बोलेंगे हम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटी। ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है रफ जिसमें की थोड़ी सी संरचनाएं होती हैं, और दूसरा है ये क्या कहते हैं मतलब एकदम चिकनी, जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई भी मतलब कोई मतलब एकदम चिकनी होती है, कोई संरचना वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी उसमें मतलब होती नहीं है, तो उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हमारे जो इस टाइप के होते हैं, ये नीचे यहाँ पे ये इस तरह की जो शेप बनी हुई है इसको कहते हैं हमारे यहाँ, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया से जैसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, यहाँ से इसको एनर्जी प्राप्त होती है, ये हो गया इसका क्या कहते हैं इसमें। और ये इसमें जो पाए जाने वाले हैं, ये जो हमारा केंद्रक है इसमें जो पाए जा रहे हैं इन्हें कहते हैं हम न्यूक्लियस पोर। क्या बोलते हैं इनको, न्यूक्लियस पोर है, ये न्यूक्लियस है, और ये इसका हमारा न्यूक्लियस हो गया। और ये क्या हमारा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है, यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड होती है इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक ये है जो इस तरह की शेप होती है, ये वाली जो संरचनाएं होती हैं इन्हें कहते हैं हम गोल्जी गोल्जी का है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इस तरह से इसकी ये सारी शेप होती है। और इसमें ये जो अंदर भरा रहता है, सेल के जो अंदर जो द्रव्य भरा रहता है, एक गाढ़ा सा पतला सा पदार्थ भरा रहता है इसके अंदर, इसको कहते हैं हम, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म। हम थोड़ी सी संरचना को हम थोड़ा सा, आप चाहें तो इसको क्या कहते हैं गूगल पर करके दिखा सकते हैं इसको, आप और इसको अच्छे डिटेल से जानना चाहें ऐसे। जैसे इसमें सर्च करें इसमें सेल डायग्राम, सेल लेवल डायग्राम, सेल डायग्राम कैसे चाहिए हमको, लेवल्ड। एक मिनट थोड़ा सा, इसमें सेल डायग्राम ये आ गया, सेल डायग्राम। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा, इनको थोड़ा जूम करके देख सकते हैं आप, थोड़ा कॉपीराइट का इशू नहीं आ जाए इसलिए थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे देखते हैं। जैसे सेल की शेप इस टाइप की होती है थोड़ी सी, ये सेल की शेप इस टाइप की होती है, हम इसे यहाँ पे ले सकते हैं अपने, देखिए इसमें हम इसमें आसानी से पढ़ सकते हैं इसको, ये सेल की शेप है इसमें, ये सेल की शेप है इसमें, ये पढ़ सकते हैं इसमें आसानी से। और ये क्या है, ये इसमें क्या कहते हैं, ये इसमें न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, और इसमें क्रोमेटिन होते हैं, क्या कहते हैं इसमें, क्रोमेटिन धागे जैसी संरचना होती है, क्रोमेटिन कहते हैं। ये इसमें न्यूक्लियस है, और क्या कहते हैं ये इसमें न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस पोर होते हैं, यहाँ पे ये न्यूक्लियस पोर होते हैं, ये छोटे छोटे जो होते हैं ये इसमें राइबोसोम होते हैं। और ये जो ये वाली शेप अभी हमने बताई थी माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, जिससे कोशिका को एनर्जी मिलती है कार्य के लिए। और ये इस तरह की संरचनाएं इन्हें कहते हैं गोल्जी बॉडी। ये हमारा वही माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और ये होता है लाइसोसोम, आत्मघाती थैली भी कहते हैं इसको। और ये है इसमें सेंट्रियोल्स, ये क्या है सेंट्रियोल्स, ये न्यूक्लियस पोर है इसमें। और ये क्या कहते हैं इसमें, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और एक में पॉलीराइबोसोम, इन्हें पॉलीराइबोसोम कहते हैं ये वाले, ये। और इसमें वैक्यूल होती हैं जिससे जो कि हमारी जो सेल होती है उसकी सफाई करती हैं, जो कि अंदर जो भी मतलब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल देती हैं। और दूसरा है हमारे ये इसके बाहर इसमें जो क्या कहते हैं एनिमल सेल होती है, इसमें इसमें एक ही तरह की लेयर पाई जाती है सेल में, जिसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जबकि जो क्या कहते हैं जो प्लांट की सेल होती है उसमें दो तरह की होती है, उसमें सेल वॉल होती है,
सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, उसमें सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो एनिमल है उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसमें देखो इसमें कोई यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है, और जबकि इसमें है यहाँ पे ये रफ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से हमारी ये सारी क्या कहते हैं पूरी ये क्या कहते हैं इसकी स्ट्रक्चर होती है सेल की। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। हम इसे अब डिलीट कर देते हैं। और हमारा सेकंड है हमारा कोशिका की खोज, उससे जुड़े सिद्धांतों का विकास कई दशकों में हुआ था। हम यहाँ पे पढ़ेंगे, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में। जो कोशिका थी, हमारे कोशिका का सिद्धांत, ये तो हम पढ़ चुके हैं, कोशिका का सिद्धांत। अब हमारे बारे में इसके आगे पढ़ेंगे हम कोशिका की मूलभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम। एक प्रारूपिक कोशिका के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी इसके सेल मेम्ब्रेन, जो कि इसके बाहर पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या है, हमारी एक ऐसी होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी एक लचीली परत होती है, जो कि सेल के बाहर पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है? ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो कि कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करती है कि कोशिका के किसके अंदर ले आना है और किसको बाहर निकालना है। इनका चयन करती है। कौन होती है? सेल मेम्ब्रेन हमारी। अब इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की, और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब सेकंड हमारा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। ये केंद्र क्या के सेल के अंदर भरा रहता है। झिल्ली और केंद्र के बीच की स्थित तरल पदार्थ कौन सा वाला हमारा? ये क्या कहते हैं, ये जो होता है ये हमारा क्या है? ये तो ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी, ये वाली। और ये क्या है हमारा? ये हमारा केंद्रक। इसके बीच में जो ये तरल पदार्थ जो भरा हुआ है, इसके बीच में जो ये तरल पदार्थ जो भरा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? ये क्या है हमारा? ये साइटो क्या कहते हैं इसको? हमारा कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब है हमारा इनमें सभी कोशिकांग ऑर्गेनिज्म तैरते रहते हैं। अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं यही होती हैं। जो ये साइटोप्लाज्म होता है, सारी रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल जो रिएक्शन होती है, वो सारी इसी के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियस। ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इंपॉर्टेंट। इसमें धागे जैसी संरचना होती है, जिन्हें हमने अभी बताया था कि उन्हें क्रोमेटिन कहते हैं, जो विभाजन के समय गुणसूत्र क्रोमोसोम को बन जाते हैं। गुणसूत्रों में क्या होता है? हमारा डीएनए होता है, जो कि हमारे अनुवांशिक जो गुण होते हैं, जो हमारे कैरेक्टर होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनको आसानी से ले जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कोशिका के आकार और प्रकार। नेक्स्ट हमारा कोशिका के आकार और प्रकार। कोशिकाएं अपने कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती हैं। सबसे जो छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका क्या है हमारी? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका क्या है हमारी? माइकोप्लाज्मा। कैसे होती है? जैसे जैसे हम माइक्रोप्लाज्मा का हम क्या कहते हैं, डायग्राम बना के दिखा सकते हैं आपको। जैसे ये ऐसे होती है, इस तरह की होती है वो, और उसमें ऐसे ऐसे बीच बीच में ऐसे ये इसमें पाई जाती है राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स होते हैं उसमें, और ऐसे चैन जैसी संरचनाएं होती हैं, ऐसे पतली पतली यूं उसमें संरचनाएं होती हैं, ऐसे यूं करके। तो ये जो इसमें डबल लेयर होती है, ये लेयर पाई जाती है इस माइक्रोप्लाज्मा में। और ये माइक्रोप्लाज्मा जो सबसे बड़ी जो बाहर वाली जो लेयर होती है, इसे कहते हैं लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये 3 लेयर की होती है। इसमें एक ये हो गई, इसमें एक लेयर होती है, 3 लेयर की होती है इसमें माइक्रोप्लाज्मा में। ये 3 लेयर होती है, इसे कहते हैं लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर की होती है, और इसमें रेप्लिकेटिंग डिस्क पाई जाती है। ये जो अंदर ये सांप जैसी संरचनाएं दिखी है, ये धागेनुमा संरचनाएं जो दिखी, इन्हें कहते हैं रेप्लिकेटिंग डिस्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेटिंग डिस्क। क्या बोलते हैं इनको? रेप्लिकेटिंग डिस्क। और ये जो क्या कहते हैं, ये जो बीच बीच में संरचनाएं पाई जा रही है, ये इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बोलते हैं हम राइबोसोम। और इसमें क्या पता है छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं इसमें? चलो मैं आपको एक अलग से पेज पे समझा देती हूँ, पहले 1 मिनट। कोशिकाएं अपने आकार अनुसार अलग अलग प्रकार की होती हैं। जो क्या कहते हैं, इसमें सबसे छोटी कोशिका होती है, वो किसमें पाई जाती है? माइक्रोप्लाज्मा में। लगभग कितनी होती है? 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच का एग होता है। जबकि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, ये रही तंत्रिका कोशिका, ये वाली, ये न्यूरॉन की। कौन सी होती है? न्यूरॉन की, ये वाली। ये न्यूरॉन की तंत्रिका है, ये वाला, ये न्यूरॉन की तंत्रिका सबसे छोटी है, सबसे क्या कहते हैं, सबसे लंबी कोशिका होती है ये। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। कौन सी होती है इसकी? स्पर्म। स्पर्म ये रहे, यहाँ पे ये हमने ये डायग्राम में दे रखे हैं, ये स्पर्म है। स्पर्म इस टाइप के होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, जो कि फीमेल्स में पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका मानव की कौन सी होती है? अंडाणु होती है। अब नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा हम इसमें चलो माइक्रोप्लाज्मा को हम एक बार उसमें पढ़ लेते हैं, अलग से पेज बना के बता समझा देती हूँ मैं आपको।
इसमें अपने यहाँ समझा देते हैं थोड़ा सा आपको। ये इस तरह से होती है। ये माइक्रोप्लाज्मा की इस तरह से थोड़ी सी स्ट्रक्चर होती है। एक मिनट, इसमें से इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है ये, और इसमें ये 3 लेयर्ड होता है। ये 3 लेयर्ड होता है। इसमें ऐसे कुछ सॉल्यूशन भरा रहता है इसमें। ऐसे भरा रहता है, और इसमें बीच बीच में ये क्या होता है इसमें, ये होते हैं इसमें है राइबोसोम्स। क्या होते हैं इसमें, राइबोसोम्स होते हैं। और इसमें ऐसे कुछ ऐसे संरचनाएं होती हैं, ऐसे धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, ऐसे 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 संरचनाएं होती हैं। ये होते हैं इसमें, इसमें डी क्या कहते हैं, आरएनए पाए जाते हैं इसमें। ये होते हैं आरएनए, और इसमें ये होते हैं, ये धागे में जो संरचना होती है इन्हें कहते हैं डीएनए। और इसमें क्या है, ये जो अंदर इसमें जो भरा रहता है, ये नीचे, ये अंदर इसके पीछे जो भरा रहता है माइक्रोप्लाज्मा में, इसे कहते हैं सॉल्युबल प्रोटीन। ये होता है सॉल्युबल प्रोटीन। और इसमें ये क्या कहते हैं, ये रेप्लिकेटिंग डिस्क होती है। ये रेप्लिकेटिंग डिस्क कहते हैं। और ये इसमें क्या कहते हैं, ये क्या बहस जो पाई जाती है, इसे कहते हैं लाइपोप्रोटीन। मेम्ब्रेन ये किस तरह से होती है, ये 3 लेयर होती है। इसमें 3 लेयर है ना, 1 2 3, ये 3 लेयर होती है। इस तरह से माइक्रोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर होती है। अब हमारा नेक्स्ट पढ़ेंगे ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल किस प्रकार की होती है। तो हमें सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें, जैसे इसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल। सबसे पहले इसमें केंद्रक, केंद्रक किस तरह से होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। क्या होता है इसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, जबकि न्यूक्लियोइड, जबकि यूकेरियोटिक सेल में केंद्रक झिल्ली युक्त पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। और कोशिकांग ऑर्गेनिल्स मतलब प्रोकैरियोट में झिल्लीदार अंग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, ये सभी नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकेरियोट में ये सभी उपस्थित होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोट में बड़े 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम इसमें डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना प्रोकैरियोटिक सेल में कैसी होती है। डीएनए इसमें कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, वृत्ताकार होते हैं इसमें, जबकि यूकेरियोट में ये कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं, रेखीय और हिस्टोन प्रोटीन के साथ बने होते हैं। किसमें, यूकेरियोट में। कोशिका विभाजन, प्रोकैरियोट में सरल विभाजन विखंडन होता है, जबकि यूकेरियोट में जटिल समसूत्री माइटोसिस और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है। श्वसन किस प्रकार से होता है इसमें, इसमें श्वसन होता है प्रोकैरियोट में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली और मीसोसोम द्वारा होता है, जबकि यूकेरियोट में किसके द्वारा होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। प्रोकैरियोट के उदाहरण, जब जीवाणु, प्रोकैरियोट के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, एक तो जीवाणु, बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल होते हैं, जबकि यूकेरियोट के उदाहरण कौन होते हैं, मनुष्य, पौधे, कवक। हमें जो पाई जाती है, जो सेल पाई जाती है, वो कैसी होती है, किस टाइप की होती है, वो होती है क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप की होती है। अब हम इसको थोड़ा सा इसमें से पढ़ेंगे, जैसे ऐसे थोड़ा हम इसमें डायग्राम देख लेते हैं, इसमें डायग्राम से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारा इसमें क्या है, केंद्रक। अब इसमें क्या है, जैसे केंद्रक बताया गया है इसमें, देखिए थोड़ा जूम करके। जैसे ये है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल और ये हमारी यूकेरियोटिक सेल। तो यूकेरियोटिक सेल है, इसमें क्या है, इसमें कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। अब आप देखिए इसमें जो ये वाली कोशिका है, ये वाली है ना, तो इसमें आपको कहीं भी क्या कहते हैं वो नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, इसमें कहीं भी इसमें न्यूक्लियस नहीं है। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, जबकि इसमें न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या है न्यूक्लियस, एक मिनट, इसमें न्यूक्लियस ये वाला, ये बड़ा जो है, ये इसमें न्यूक्लियस ये वाला दिख रहा है, जबकि इसमें यूकेरियोट क्या कहते हैं, यूकेरियोट सेल में हमारे न्यूक्लियस होता है, और जबकि इसमें
प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। और कोशिकांग, जबकि इसमें झिल्लीदार जैसे कोशिकाएं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह जो भी है इसमें बिल्कुल भी नहीं है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। और जबकि यूकेरियोटिक सेल में इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, देखिए इसमें ये रहा, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्या कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसमें सारे सारे हैं। इसमें लाइसोसोम भी है, साइटोप्लाज्म भी है, इसमें सभी हैं। और जबकि इसमें क्या कहते हैं जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें ये नहीं होते हैं। अब है राइबोसोम, देखिए इसमें राइबोसोम, इसमें क्या कहते हैं ये यूकेरियोटिक सेल में जो इसमें राइबोसोम नहीं होते, जबकि और क्या कहते हैं जबकि यूकेरियोटिक सेल में इसमें राइबोसोम हमारे होते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें राइबोसोम होते हैं, इसमें क्या कहते हैं यूकेरियोटिक सेल में। अब सेकंड हमारा इसमें डीएनए की संरचना। इसमें डीएनए की संरचना कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। किसमें होती है, प्रकट क्या कहते हैं इसमें हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें डीएनए की संरचना कैसी होती है, ये वृत्ताकार, जिस तरह से ये दिया गया ना इसमें, ये वाला, ये वृत्ताकार होती है। और जबकि इसमें कैसी होती है डीएनए की संरचना, जबकि इसमें क्या कहते हैं यूकेरियोटिक सेल में डीएनए की संरचना इसमें कैसी होती है, लीनियर, कैसी होती है, सीधी होती है, लीनियर होती है। और किससे जुड़ी होती है, क्या कहते हैं, और किसने बने बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के, हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। और सेकंड है हमारा कोश का विभाजन, सेल डिवीजन। इसमें सेल डिवीजन कैसा होता है, सेल डिवीजन कैसा होता है, इसमें विखंडन टाइप का होता है। कैसा होता है, सेल विभाजन या विखंडन वाला होता है। और जबकि इसमें कैसा होता है, माइटोसिस और मियोसिस टाइप का किसमें होता है, यूकेरियोटिक सेल में। अब रेस्पायरेशन कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेस्पायरेशन होता है वो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, इसके द्वारा होता है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सॉरी, इसमें प्लाज्मा जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जी, इसके द्वारा इसमें वो होता है, क्या होता है इसमें, रेस्पायरेशन। और जबकि यूकेरियोटिक सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा इसका रेस्पायरेशन होता है। और ये प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है ये किस किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में ये बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल, किसमें पाई जाती है, नीले हरे शैवाल में पाई जाती है। जबकि यूकेरियोटिक सेल ये पाई जाती है हमें, ये इंसानों में पाई जाती है, किसमें, मनुष्य में, पौधे और कवक फंजाई, इनमें पाई जाती है। कौन पाई जाती है, यूकेरियोटिक सेल। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इनके सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में। कोशिका में कौन कौन से पार्टिकल, मतलब कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, इसके कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें केंद्रक, सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, केंद्रक के बारे में। केंद्रक, कोशिका का नियंत्रण केंद्रक। ये कोशिका का नियंत्रण क्या होता है, ये कोशिका का मेन जो पार्ट होता है जिससे हम कोशिका के सारे काम होते हैं, वो कोशिका क्या कौन सा भाग होता है, वो है कोशिका का हमारा न्यूक्लियस। तो हम इसकी संरचना बना के एक देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये कैसे होता है, इस टाइप से होता है कुछ कुछ। ये कुछ कुछ इसमें टाइप में धागोनुमा संरचनाएं होती हैं, निकली रहती हैं इसमें। और इसमें इस तरह से क्या है, ये एक द्रव भरा रहता है। और जो इसकी बाहर की स्ट्रक्चर होती है, इसमें इसके कुछ ऐसे संरचनाएं लगी रहती हैं केंद्र के बाहर। आई होप आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे, ये इसमें संरचनाएं होती है। तो इस टाइप से कुछ केंद्र की संरचना होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये क्या कहते हैं इसको, ये जो एक अंदर होता है इसके, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोलस। केंद्र के जो अंदर पाया जाता है इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोलस, इसको कहते हैं न्यूक्लियो, क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोलस। किसको कहते हैं, ये जो अंदर इसके संरचना पाई जाती है केंद्र के अंदर। और ये इसको कहते हैं जो ये छिद्र होते हैं जो बीच बीच में यहाँ से खुला होता है जो पार्ट, इसको कहते हैं न्यूक्लियर
पोर। और ये जो ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जो अंदर जो संरचना इसको स्ट्रक्चर पाई जाती है, इनको कहते हैं हम क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटिन। और ये होती है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो अंदर इसको जो द्रव्य भरा रहता है, ये पतला गाढ़ा सा जो अंदर द्रव्य भरा रहता है, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। तो इस तरह की इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है किसकी? केंद्रक की, न्यूक्लियस की। आइए हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र, ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र संरचना होती है। संरचना कैसी होती है इसकी? ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? केंद्रक या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाला। इसमें केंद्रक द्रव्य होता है, ये रहा इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रीय केंद्रिका होती है, क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्या होता है? एक तो क्रोमेटिन हो गया और न्यूक्लियोलस हो गया। कार्य, इसका कार्य क्या होता है? कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? इसमें अनुवांशिक पदार्थ हमारा डीएनए होता है, जो कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजता है। आरएनए और राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है। और आरएनए का निर्माण किसमें होता है? इसके केंद्रिका में होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो ऑर्गेनेल्स जो पहले हमने पढ़ लिया केंद्र के बारे में, अब पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पढ़ेंगे हम? इसे कोशिका का क्या कहते हैं? सबसे पहले तो इसको बोलते क्या है? कोशिका का शक्ति गृह। अक्सर ये सवाल को क्या कहते हैं, हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? पावर हाउस। जहाँ से मतलब इसको एटीपी जो ऊर्जा मिलती है, जो कि जो मैंने सेल को कार्य करने की जो ऊर्जा मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? ये भी पूछ लिया जाता है, या ये भी पूछ लिया जाता है कि कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, इसे। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे संरचना, इसकी संरचना के बारे में। ये दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। ये देखो, इसकी दोहरी झिल्ली यहाँ पे ये वाली, एक ये है और एक अंदर ये वाली। तो इसमें क्या होती है? इसमें डबल लेयर्ड, इसकी डबल लेयर्ड इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये वाली बाहर और एक ये वाली संरचना होती है। इसकी आंतरिक झिल्ली मुड़ी हुई होती है। ये वाली झिल्ली देखो, अंदर वाली, ये एक मिनट, ये अंदर वाली जो आपको अब दिख रहा होगा, अंदर वाली जो झिल्ली, ये क्या कहते हैं, ये मुड़ी हुई संरचना जो होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको? इसे क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टी बोलते हैं। ये कोशिकीय श्वसन का केंद्र है। क्या है? श्वसन का केंद्र होता है। भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है और उसे किसके रूप में संरक्षित रखता है? एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में इसको भोजन को संचित, मतलब उसकी एनर्जी को संचित रखता है। इसका स्वयं अपना स्वयं का डीएनए राइबोसोम होता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त अंग भी कहते हैं। हम एक बार और इसका रिवीजन करते हैं। इस संरचना माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कैसे कहते हैं? तो वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्योंकि इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना दोहरी झिल्ली वाली होती है, एक बाहर एक भीतर, इसमें इस टाइप से होता है। अब इसमें जो इसकी जो अंतर जो मुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है, उसको कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। ये कोश के श्वसन का केंद्र होता है। ये भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसे जो कि एटीपी के रूप में होती है और एटीपी को अपने अंदर संरक्षित रखता है। जो इसका फुल फॉर्म होती है, इसकी एटीपी की फुल फॉर्म होती है इसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसे अर्ध स्वायत्त अंग भी कहते हैं। ऐसे हमारा ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए इसमें थोड़ा ध्यान बड़े करते हैं इसको। देखिए ये हमारा है, ये क्या है हमारा? ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें ये क्या है हमारा? ये अंदर जो संरचना है इसमें, ये इसे वाली, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? डीएनए। क्या है ये? है डीएनए। इसमें क्या है? एटीपी सिंथेसिस। यहाँ पे ये एटीपी सिंथेसिस होते हैं। ये डीएनए संरचना है और यहाँ पे ये क्या है? ये डीएनए सिंथेसिस हो रहा है इसमें। ये डीएनए मतलब इसमें बनता है एटीपी सिंथेसिस, मतलब एटीपी बनता, सॉरी, यहाँ एटीपी बनता है, जिसके रूप में ये ऊर्जा इसमें संरक्षित रहती है, एटीपी सिंथेसिस। ये इसमें अंदर मैट्रिक्स, इसके पार्ट को मैट्रिक्स कहते हैं। और अंदर इसमें ये राइबोसोम पाए जाते हैं यहाँ पे ये। और ये इनर मेम्ब्रेन है इसकी, कौन सी वाली? ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली इनर मेम्ब्रेन है। ये इसमें ग्रेनुल्स, छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हें ग्रेनुल्स कहते हैं। और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इसका जो ऑर्गेनेल्स है वो है अंतःपदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ईआर शॉर्ट में बोलते हैं। ये नलिकाओं में एक मतलब जाल की तरह होती है। मतलब संरचना में कैसी होती है? नलिकाओं का एक जाल जैसा होता है। केंद्रक से इसको कोशिका झिल्ली तक फैला रहता है। कहाँ तक फैलाता है? ये
कोशिका से, जैसे आप इसमें देखिए, थोड़ा सा इसमें जूम करती हूँ मैं, थोड़ा इसमें देखिए, जैसे ये है इसमें, एक मिनट, इसमें देखिए, ये इसमें क्या है, ये इसमें है केंद्रक, ये केंद्रक है, इसमें इसका न्यूक्लियस है, और ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाले के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ये वाला जो कि बाहर ये दिया हुआ है ऐसा वाला, ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप की होती है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम, ये दो प्रकार की होती है, ये खुरदरी, एक तो होती है खुरदरी, इस पर क्या पाए, इसके सतह पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं इसमें, ये जैसे यहाँ पे दिखते हैं ना, ये वाले, तो ये पाए जाते हैं इसकी सतह में राइबोसोम, जिनमें राइबोसोम पाए जाते हैं उसको कहते हैं हम खुरदरी रफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं उसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी होती है हमारी चिकनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, जिसमें राइबोसोम जैसे इसमें नहीं पाए इधर साइड में, तो इसे क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं। अब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, क्योंकि इसकी स्किन पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण पार्ट अदा करते हैं। और जो इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये क्या करती है, वो बसा लिपिड और स्टेरॉइड के निर्माण में मदद करती है, विषैले पदार्थों का विसरण डिटॉक्सिफिकेशन करती है, क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है, किसका करती है, विषैले पदार्थों का। जो रफ एंडो हमारी इसमें क्या है, हम एक बार इसको थोड़ा रिवीजन करते हैं कि संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये केंद्र के इस चारों ओर पाई जाती है, एक जाल के रूप में होती है, और दो तरह की होती है, एक तो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी होती है खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो खुरदरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसके जो स्किन होती है, जो सतह होती है, सरफेस होती है, उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, और जबकि जो चिकनी होती है उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। जो राइबोसोम पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, और जो क्या कहते हैं दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जिसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते, वो वसा लिपिड और स्टेरॉइड के निर्माण में मदद करती है, और विषैले जो भी हमारे पदार्थ होते हैं उसके अंदर, सेल के अंदर, उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने का कार्य करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारा नेक्स्ट पार्ट है राइबोसोम। नेक्स्ट क्या है हमारा, राइबोसोम, इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। अब है संरचना, इसकी संरचना कैसी होती है, ये कोशिका के सबसे छोटे अंग होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, हमने अभी दिखाया था ना, ये क्या कहते हैं, ये एंडोप्लाज्म, ये क्या कहते हैं, इसके ऊपर पाए जाते हैं ना, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। तो क्या है, ये झिल्ली रहित कैसे होते हैं, ये मतलब ये झिल्ली रहित होते हैं, झिल्ली रहित होते हैं, ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, इनका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना होता है। अब जैसे इसके प्रोकैरियोट में ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें कहाँ है, ये डीएनए बना है, इसमें ये डीएनए होता है इस तरह का, इसमें ये डीएनए है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें, इसकी बाहर की लेयर, और क्या है इसमें, जैसे ये लगे हुए ना इसमें, ये रहे, ये मैसेंजर आरएनए है, और इस पर क्या कहते हैं, ये मैसेंजर आरएनए, ये वाला ये मैसेंजर आरएनए है इसमें, और ये इसमें प्रोटीन लगी हुई, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं प्रोटीन में, और ये कहाँ पर लगे हुए हैं, देखो ये आरएनए के ऊपर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम, क्या बने हुए हैं, राइबोसोम। ये किसका निर्माण क्या होता है, इसे देखो, राइबोसोम के ऊपर क्या होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और ये हमारी यूकैरियोटिक सेल है, इसमें भी ऐसे ही होता है। देखिए यूकैरियोटिक सेल जो कि एनिमल में पाई जाती है, और इसमें क्या है, देखो ये क्या कहते हैं, इसे मैसेंजर आरएनए, प्री मैसेंजर आरएनए है ये, और ये क्या है इसमें, ये डीएनए है, ये वाला ये डीएनए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बाहर इसकी, मैच्योर एमआरएनए ये और उसका ये न्यूक्लियस है। इसमें ये क्या कहते हैं, आप देखिए यहाँ पे निकाल के बताया थोड़ा सा, इसमें ये राइबोसोम है, ये क्या है इसमें, ये राइबोसोम छोटे छोटे जो लगे हुए हैं, आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, ये राइबोसोम है, राइबोसोम बोलते हैं, और इससे ये प्रोटीन लगे, जैसे न्यूक्लिक एसिड, क्या है ये, न्यूक्लिक एसिड है ना, और ये न्यूक्लिक एसिड जो जो मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। ठीक है, इससे आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, इसे क्या कहते हैं, कोशिका में जो नेक्स्ट जो हमारा क्या कहते हैं ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, उसको कहते हैं गोल्जी काय। इसे क्या कहते हैं, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना कुछ इस टाइप की होती है, जो आपको ये यहाँ ये इसमें डायग्राम में दिख रही है। इसमें क्या है संरचना, ये चपटी थैलियों का एक समूह होता है, इसमें थैली जैसी संरचना देखो आपको दिख रही है, चपटी थैलियों का एक समूह होता है। इसका कार्य होता है
यह प्रोटीन लिपिड के भंडारण, संशोधन, मॉडिफिकेशन और इन्हें पैक करने सही स्थान पर भेजने का कार्य करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन लिपिड के भंडारण, संशोधन और उन्हें पैक करने का सही स्थान पर भेजने का कार्य करता है। ये लाइसोसोम के निर्माण में भी बहुत सहायक होता है। कौन होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आप देख रहे हैं इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर होती है इसकी। और इसमें क्या है? ये ट्रांसफेज है, ये ट्रांसफेज है, ये वेसिकल बडिंग्स, ये बडिंग्स बन जाती हैं इसकी कुछ ऐसी, मतलब क्या कहते हैं, कलीय संरचना बन जाती है इसमें, वेसिकल बडिंग्स कहते हैं। ये सिक्रेटरी वेसिकल होती हैं। और ये सिस्फेज है इसका, ये आपस ऊपर का, ये सिस्टम नहीं है, इसको सिस्टम नहीं बोलते हैं। इस तरह का थोड़ा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये सिक्रेटरी वेसिकल होती हैं। और ये ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जो क्या करती हैं? प्रोटीन और लिपिड के भंडारण और उनका संशोधन, मॉडिफिकेशन और उन्हें पैक करके सही स्थान पर भेजने का, प्रोटीन कहाँ जरूरत है सेल में उनको भेजने का कार्य करते हैं। कोशिका क्या कहते हैं इसको? इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन को क्या करते हैं? सही स्थान पर भेजने का कार्य करते हैं, प्रोटीन और लिपिड को। अब नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। क्या है नेक्स्ट हमारा? लाइसोसोम। या इसको कहते हैं आत्मघाती थैली या फिर सुसाइड बैग। कोशिका की आत्मघाती थैली, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग किसे कहते हैं, तो वो है लाइसोसोम। अब इसमें है हमारा कि लाइसोम, इसमें पढ़ेंगे संरचना। ये एक झिल्ली वाली संरचना होती है, ये वाली, ये इसमें ये दे रखी है, इसमें ये झिल्ली वाली संरचना होती है। ये डायग्राम दिया है। इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम हाइड्रोलाइसिस पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ये कोशिका के भीतर आने वाली भारी जो बैक्टीरिया आते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। कौन करता है? ना क्या कहते हैं? हमारा लाइसोसोम। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुसाइड बैग कहते हैं, क्योंकि उनकी सुसाइड मतलब उनको मार देता है। किसको? बैक्टीरिया को, कोशिका के जो अंदर आते हैं। तो पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को खुद को नष्ट करके उनको साफ करता है। ये इसका कार्य क्या होता है? उसको साफ करना, बैक्टीरिया को मारना। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है। तो इसमें क्या है? ये लाइसोसोम है। इसमें देखिए यहाँ पर ये एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। देखो सिंगल मेम्ब्रेन है और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं ये वाले। और क्या करती है? कोशिका के अंदर कोई भी जैसे बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया वगैरह आता है बाहर से, तो उसको नष्ट करता है। कोशिका को ये साफ करने को, सफाई करने का कार्य करती है। अब नेक्स्ट हमारा लवक प्लास्टिड। क्या है हमारा? लवक प्लास्टिड। तो इसमें क्या है? हमें 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं लवक हमारे। ये केवल जो प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, ये केवल ना क्या प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये एनिमल सेल में नहीं होते, केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ये एनिमल सेल में नहीं होते। तो पहला होता है हमारा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो क्लोरोफिल होता है, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करता है? भोजन बनाने के काम में आता है। कोशिका का इसको रसोई घर भी कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको? किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये वाला क्या बोलते हैं इसको? किचन ऑफ द सेल। और दूसरा हमारा क्या है? बर्नी लवक या क्रोमोप्लास्ट। ये फूलों और फलों को रंग प्रदान करता है। क्रोमो माने होता है कलर। तो ये क्या करता है? फलों और फूलों को रंग प्रदान करता है, बर्नी लवक। और तीसरा होता है अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। ये भोजन और स्टार्च, वसा आदि का संग्रह करता है। इसकी संरचना कुछ इस टाइप जैसी होती है, जैसे कि ये वाला है। इसकी संरचना कुछ इस टाइप की होती है। इसका जो ऊपरी पार्ट होता है इसको कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं इसको? ग्रेनम। और जो साइड वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं ल्यूमन। क्या कहते हैं इसको? ल्यूमन। और ये इसकी होती है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो इसका ये अंदर का होता है इसे कहते हैं स्ट्रोमा। और ये इसकी होती है इनर मेम्ब्रेन। क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा रिक्तिका या वैक्यूल। क्या होता है? रिक्तिका या वैक्यूल। इसमें क्या है कि जो एक मिनट, ये रिक्तिका या वैक्यूल, ये क्या है? संरचना कैसी होती है इसकी? ये झिल्ली से घिरी खाली जगह होती है। झिल्ली को क्या कहते हैं? इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये जो इसका खाली पार्ट है, ये वाला, ये क्या है? ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और ये जो पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती है। पादप कोशिकाओं में कैसी होती है? बड़ी होती है। झिल्ली से खाली जो स्थान होता है इसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? जल, खनिज लवण और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करती है और उनको कोशिका के भीतर से मतलब उनको बाहर निकाल देती है। जो भी मतलब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करती है, कोशिका की सफाई करती है। अब है सेंट्रोसोम। अब हमारा सेंट्रोसोम या तारक काय केवल जंतु कोशिकाओं में, ये किस में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिकाओं में। इसका कार्य क्या होता है? एनिमल सेल में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है?
एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। मुख्य रूप से कोश का विभाजन, जो सेल का डिवीजन होता है उसके समय में तर्क तंतु स्पिंडल जो फाइबर होते हैं उनका निर्माण करता है। और क्या करता है ये, उनका निर्माण करता है और जो गुणसूत्रों को अलग करने में मदद करता है। स्पिंडल फाइबर होते हैं जहाँ पे आके ना दोनों गुणसूत्र आकर आपस में जुड़ते हैं। जब जब माइटोसिस, जो मियोसिस और जो हमारे सेल डिवीजन होते हैं, सेल का निर्माण होता है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, जिससे वो मतलब उनको गुणसूत्रों को अलग अलग करने में उनकी हेल्प करता है। इसका कार्य तारक काय का। अब है फंक्शन ऑफ दी सेल है, इसमें है हमारा संरचना और सहारा प्रदान करना। सेल का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है, तो सेल का मुख्य कार्य है क्या क्या कहते हैं, ये कोशिकाएं शरीर को एक निश्चित आकार और ढांचा प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए पौधों में कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, उन्हें मजबूती स्थिरता देती है, जबकि जंतुओं में केवल सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली अंगों को एक सीमा प्रदान करती है। आपने पढ़ा होगा कि ना क्या कहते हैं, एनिमल में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि जो पौधे होते हैं उनकी जो सेल होती है उसके ऊपर जो आवरण में जो उसकी लेयर पाई जाती है, बाहर उसकी जो कवरिंग होती है, वो दो प्रकार की लेयर की होती है। वो एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन, एक होती है सेल वॉल होती है। अब सेकंड है हमारा क्या कहते हैं, ऊर्जा का उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है इसमें। कोशिकाएं जीवन की प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये कार्य मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी बनती है जो भोजन से एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करके रखती है। यहाँ कोशिकाएं श्वसन के माध्यम से ग्लूकोज क्या करती है, श्वसन के माध्यम से जो खाना बनता है उनका ग्लूकोज को एटीपी एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट हमारा उपापचय या रासायनिक अभिक्रियाएं, मेटाबॉलिज्म। कोशिका के अंदर जीवन के लिए आवश्यक सभी में क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं। इन नए पदार्थों का निर्माण एनाबॉलिज्म और पुराने का जटिल पदार्थों का टूटना कैटाबॉलिज्म शामिल है। एंजाइम इन प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, गति प्रदान करते हैं, उनकी क्रियाओं को तेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा अनुवांशिक सूचना का संचरण, जेनेटिक ट्रांसमिशन। इसमें है कोशिका का केंद्रक न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। अनुवांशिक सूचना का संचरण मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका को, मतलब दूसरे एनिमल में जो क्या कहते हैं कोशिकाओं का जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर होता है, वो किस तरह से होता है। कोशिका का नहीं मतलब उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसका ट्रांसफर किस तरह से होता है, तो वो किस तरह से होता है, न्यूक्लियस द्वारा। न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए के द्वारा उनका ट्रांसफर होता है। किसका, जेनेटिक जो भी इन्फॉर्मेशन होती है किसके द्वारा आता है, न्यूक्लियस में डीएनए द्वारा। ये सूचना संचित करता है, ये डीएनए अपने अंदर सूचना को संचित करके रखता है। शरीर कैसे विकसित होगा, क्या कार्य करेगा। कोश का विभाजन के दौरान जब सेल डिवीजन होता है तो अनुवांशिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती जाती है। अब हमारे पदार्थों का परिवहन या ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। कोश का झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का एक द्वारपाल की तरह कार्य करती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, एक द्वारपाल की तरह कार्य करती है। ये आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं, ऑक्सीजन, जल को अपने अंदर आने देती है, और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं कौन करती है, जैसे CO2 वगैरह आदि विषाक्त पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करती है। कौन करती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब है विकास एवं मरम्मत यानी ग्रोथ एंड रिपेयर। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं समसूत्री वायन जो माइटोसिस होता है द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती है। कोशिका में माइटोसिस में जब डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो कौन सा होता है, बहुकोशीय जीवों में। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, हम कैसे हैं, बहुकोशीय मल्टी सेलुलर। तो उनमें जो क्या कहते हैं कोशिका जब डिवीजन होता है, बस कोशिका की मतलब ग्रोथ होती है, जब आगे संख्या बढ़ाती है अपनी सेल से, तो उनमें जो क्या कहते हैं वो कैसे होती है, माइटोसिस द्वारा, कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा। जिस शरीर का विकास होता है, चोट लगने पर भी नई कोशिकाएं पुरानी मृत कोशिकाओं की जगह अपनी उत्तकों की मरम्मत करती रहती हैं। अब हमारा क्या है इसमें, सुरक्षा और सुरक्षा, डिफेंस एंड प्रोटेक्शन। और किसमें काम आती है हमारी सेल्स, क्या काम करती हैं, विशिष्ट कोशिकाएं जैसे श्वेत रक्त कोशिकाएं जो WBC होती है हमारी, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, शरीर को भारी बैक्टीरिया, वायरस संक्रमण से बचाने का कार्य करती हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी इसमें। और तो हाँ, तो आज आपने मतलब आज हमने कोशिका के उस साम्राज्य को देखा जो हमें जीवित रखता है, लेकिन याद रखिए यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगली क्लास में हम जानेंगे उस मास्टरमाइंड के बारे में जो पूरी कोशिका को मतलब कंट्रोल करता है, यानी न्यूक्लियस के बारे में। अगर आज की क्लास ने आपके नॉलेज के माइटोकॉन्ड्रिया को चार्ज किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें बायोलॉजी बोरिंग लगती है। नीचे कमेंट में बताएं कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। अब मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक